हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में बोला था कि कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेंगे, तो आई होप कि आप ट्राई कर चुके होंगे। नहीं भी ट्राई किए हैं कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पे बहुत सारे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर कोई डाउट बचा हुआ है तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, तो आप तैयार हैं? तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। For reaction 2A plus B प्रोडक्ट बना रहा है 3C। If the rate of appearance of C at time t is 1.3 into 10 per power minus 4 mole per liter per second. Calculate at this time. फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन और सेकंड क्वेश्चन आपसे कर रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। चलिए, तो आप पहले क्वेश्चन को नोट करें और नोट करके खुद से ट्राई करें। चलिए, हो गया, ट्राई हो गया। हमने आपको क्या समझाया हुआ था कि जब भी क्वेश्चन में रिएक्शन दिया रहे और रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहे या किसी दूसरे का रेट ऑफ फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन या अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दिया रहे, तो पहला काम ये करना है कि रिएक्शन को देखकर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लेना है। तो अगर हम रिएक्शन को देखें और यहां से अगर रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें तो क्या लिख सकते हैं? -1/2 dA/dt इक्वल टू माइनस dB/dt इक्वल टू +1/3 dC/dt। चलिए, अच्छा, ये बिगर ब्रैकेट का मतलब तो समझ रहे हो ना? बिगर ब्रैकेट में ए बी सी जो लिख रहे हैं उसका मीनिंग है कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। बिगर ब्रैकेट के अंदर मान लेते हैं किसी को भी बैठा दिए, जैसे मान लेते हैं तुम खुद बैठ जाओ, चिंटू पिंटू, तो चिंटू को अगर बिगर ब्रैकेट के अंदर बैठा दिए तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चिंटू। बात समझ रहे हो? कुछ सोच रहा है कि खुद ही बैठ जाए, तो हम ही बैठ जाते हैं बिगर ब्रैकेट के अंदर। तो बिगर ब्रैकेट के अंदर अगर हम बैठ गए तो क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीके सिंह। चलो ठीक है, फिलहाल ये नोट हो गया। अब इसमें देखो दिया क्या है, तो कह रहा है कि किसी टाइम टी पर जो रेट ऑफ अपीयरेंस है सी का, तो सी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के लिए हमेशा या तो फॉर्मेशन यूज होगा या अपीयरेंस यूज होगा। रिएक्टेंट के लिए हमेशा डिसअपीयरेंस यूज होगा या डिफॉर्मेशन यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या लिखे हैं? dC/dt इक्वल टू कितना? 1.3 इंटू 10 पर पावर -4। अगर कहता कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो सिर्फ लिखते dA/dt इक्वल टू ये, या कहता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो इसके बराबर इसको लिख देते। यानी कि अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट टर्म नहीं रहता है। बात समझ रहे हो ना? अगर रेट ऑफ रिएक्शन कहता तब यहां पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता? 1/3 dC/dt इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रहेगा तो यहां से कोफिशिएंट को हटा देना। तो ये तुमको दिया हुआ है, निकालना क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन है ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किससे निकलेगा? ए से निकलेगा, बी से निकलेगा कि सी से? तो सी का वैल्यू पता है, पुट करो। क्या है सी के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन? तो 1/3 dC/dt पुट कर दो। 1/3 dC/dt का वैल्यू दिया है 1.3 इंटू 10 पर पावर -4। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपसे कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो ए का निकालना है और पता किसका है? सी का। तो जिसका निकालना है और जिसका पता है दोनों को बराबर कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान ये रखना कि जिसका निकालना है उसको लेफ्ट में रखना, आसान होगा कैलकुलेशन, और जिसका दिया गया है उसको राइट में रखना। ये नियम नहीं है लेकिन कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। जिसका निकालना उसको लेफ्ट में, जिसका दिया उसको राइट में। चलिए, तो किसका निकालना है?
तो निकालना है ए का। तो ये क्या है, -1/2 dA/dt इक्वल टू, दिया किसका है, सी का, तो 1/3 dC/dt। अब तुम्हें पता है कि जब भी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन की बात किया जाए, जिसका निकालना है, कोफिशिएंट को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ कोफिशिएंट 1/2 है, हटाने के लिए उधर डिवाइड कर दो। तो उधर जब डिवाइड करेगा तो dA/dt क्या मिलेगा तुम्हें मिलेगा 2/3 dC/dt। अब वैल्यू पुट करो, 2/3 dC/dt तुम्हें पता है, कितना पता है देखो क्वेश्चन में दे दिया है, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक माइनस और प्लस का इशू रहता है, तो जब भी तुम प्रोडक्ट के लिए लिखेगा तो उसका अपीयरेंस या फॉर्मेशन प्लस साइन के साथ दिखाना। ये मत सोचना कि माइनस प्लस कहां से कटा, कहां से कैंसिल हुआ, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए जब भी फॉर्मेशन या अपीयरेंस लिखेगा प्लस साइन के साथ, रिएक्टेंट के लिए जब भी डिसअपीयरेंस या डिफॉर्मेशन लिखेगा तो निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ। तो 3 बात क्लियर रखना। चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे लिए रेडी है यहाँ पे, इसको ट्राई करो पॉज करके। ट्राई करने के लिए बोले, इधर उधर नहीं। इनिशियली थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ईमानदारी से ट्राई करो। चलो हो गया ट्राई, हो गया, चलो ठीक है। तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है किसका, N2O5 का। और 3 क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2 क्या होगा। तो हमने आपको क्या सिखाया, रिएक्शन को देखकर पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, जो तुम्हें आता है लिखना। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखे इसको देखकर तो क्या लिखेंगे, -dN2O5/dt इक्वल टू +1/2 dNO2/dt इक्वल टू +2 dO2/dt। क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेगा 1/2 का रेसिप्रोकल लेगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। चलो ठीक है। अब ये तो तुम लिख दिया, तुम्हें दिया क्या गया है, तो तुम्हें दिया गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। और जब भी डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस की बात हो तो बिना कोफिशिएंट के लिखना। चलो तो हमको दिया गया है dN2O5/dt का वैल्यू कितना दे रखा है, जल्दी से देखो। तो ये दे रखा है 6.25 इंटू 10⁻⁻3। अब पहला क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो देखो ये इसके बराबर भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा। तीनों में से किसी के बराबर भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता है, लेकिन लिखेगा किसके बराबर, तो जिसका वैल्यू पता हो। तो N2O5 का वैल्यू पता है, उसके बराबर लिखो। तो D -dN2O5/dt। चलो ठीक है, यहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं है ऑलरेडी, तो नहीं है तो हम क्यों लगाएंगे। चलो अब यहां पे माइनस, इसका वैल्यू पता है 6.25 इंटू 10⁻⁻3। क्या ये माइनस में होगा, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्लस में होगा। तो इसको तुरंत होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दो, मॉड ले लो। ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो ये माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस इतना ध्यान रखो कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्लस में लिखा जाएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी रिएक्टेंट की जब बात होगा तो हमेशा माइनस में लिखा जाएगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस यानी जब प्रोडक्ट की बात होगा तो हमेशा प्लस में लिखा जाएगा। चलो ठीक है, नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2। तो फिर से वही कहानी कि जिसका पता है और जिसका निकालना है उसको बराबर कर दो। ध्यान ये रखना है कि जिसका निकालना है उसको लेफ्ट में रखो और जिसका दिया गया उसको राइट में। तो पता किसका है, N2O5 का, निकालना किसका है, NO2 का। तो NO2 को लेफ्ट में रखो, क्या लिखेंगे, 1/2 dNO2/dt इक्वल टू dN2O5/dt। अब तुम्हें अपीयरेंस डिफरेंस NO2 का निकालना है तो 1/2, कोफिशिएंट नहीं रहेगा उसको उधर भेजो, उधर भेजेगा तो dNO2/dt इक्वल टू 2 इंटू dN2O5/dt। वैल्यू पुट करो 2 इंटू, इसका वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 6.25 इंटू 10⁻⁻3। चलो ये हो गया सेकंड का। अब थर्ड में तुमसे किसका पूछा है, हाँ ये प्लस में क्यों छोड़ दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर रेडी है, आप इसको ट्राई करेंगे जल्दी से। हो गया ट्राई, हो गया, बताएं अब हम। चलिए ठीक है,
तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए ये वैल्यू दिया हुआ है और इसका निकालना है और साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो बस वही चीज है, कुछ नहीं करना है। पहले रिएक्शन को देखकर रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR को क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे इसको देखकर, माइनस डी N2 बाई dt, यहां पे डी नहीं डेल्टा है, इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इक्वल टू +1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। चलो ठीक है। अब इसमें क्या किया है, तो ये वैल्यू दिया है, ये बताओ तो क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है या डिसअपियरेंस ऑफ NH3 है या फॉर्मेशन ऑफ या अपीयरेंस ऑफ NH3। तो देखो बिना कोफिशिएंट के है ना, और बिना कोफिशिएंट के है तो देखो कि इसके रेट में क्या कोफिशिएंट है कि नहीं, तो रेट में तो कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है और ये बिना कोफिशिएंट के है, मतलब कि ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये आपके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस है। किसका, NH3 का। निकालना किसका है, तो DH2 बाई dt, यानी कहने का मतलब कि डिसअपियरेंस निकालना है H2 का। तो जिसका दिया है, जिसका निकालना है बराबर कर दो। तो जिसका निकालना है उसको लेफ्ट में रखते हैं प्राय, और जिसका दिया है उसको राइट में। तो किसका निकालना है, तो DH2 बाई dt इक्वल टू DNH3 बाई dt। लेकिन देखो यहाँ पे NH3 में क्या है, तो 1/2 है और H2 में क्या है, तो 1/3 है। अब तुम्हें सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए तो 1/3 से इधर डिवाइड करो, तो DH2 बाई dt इक्वल टू 3/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। वैल्यू पुट करो, 3/2 इंटू डेल्टा NH3 बाई dt का वैल्यू पता है 4 इंटू 10⁻⁻8। अब बताओ ये निगेटिव में रहेगा कि पॉजिटिव में, तो ये वैल्यू जो होगा निगेटिव में रहेगा। निगेटिव में क्यों रहेगा, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन के पूछ रहा है और हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या, जिससे निकाल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल भी होगा, इसके इक्वल भी होगा, इसके इक्वल भी होगा। तो किसका पता है, इसका पता है NH3 का, NH3 के बराबर। तो NH3 को देखते हुए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या है, 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। चलो इसको नोट करो जल्दी से। चलो हो गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। और अब आपका वीडियो जो होगा कंटिन्यू ही मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम फ्री हो चुके हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा। आपका टेंशन नहीं है सिलेबस, आपसे ज्यादा हमको टेंशन है। आपको बताए थे कि हम नहीं थे यहाँ पे, कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा था जिस कारण बिजी थे। तो अब ऑलमोस्ट हम फ्री हैं, आपका वीडियो पर डे ही मिलेगा। चलिए ठीक है। यहाँ पे फॉर रिएक्शन है H2 प्लस Br2, प्रोडक्ट बन रहा है 2HBr। द रेट ऑफ रिएक्शन इज 2 इंटू 10⁻⁻3 at 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। इसके पहले जितना क्वेश्चन था उसमें रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रहा था और रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कह रहा था, और जो नहीं था रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस उसका निकालने के लिए कह रहा था। इस क्वेश्चन में इस बार रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया है और आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस पूछ रहा है। तो कहानी वही है कि अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे, -DH2 बाई dt इक्वल टू -DBr2 बाई dt इक्वल टू +1/2 DHBr बाई dt। चलिए ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। किसके इक्वल लिखेंगे, तो जिसका हमें जरूरत है। तो हमें ये DHBr बाई dt, क्योंकि फॉर्मेशन रेट इसी का निकालना है, इसके इक्वल लिखेंगे। तो 1/2 DHBr बाई dt इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन।
आप इसके इक्वल भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन इसका निकालना नहीं है इसलिए इसके इक्वल नहीं लिखे, इसके इक्वल लिखे क्योंकि ये निकालना है। अब यहां से DHBr बाई dt 1/2 को उधर भेजो तो 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, और 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन में दे चुका है 2 इंटू 10⁻³ तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए हो गया। अब 2 क्वेश्चन आपको हम लिख कर छोड़ देते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा खुद से, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का हम आपको बता दिए हैं। चलिए तो 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द रिएक्शन 3A प्रोडक्ट बना रहा है 2B प्लस 3C, सॉरी 2B प्लस C। The rate of disappearance of A is 0.01 mole per liter per second। ठीक है, कैलकुलेट dV by dt एंड dC by dt। dV by dt और dC by dt का मतलब आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। तो इसको ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन एक और है कि फॉर रिएक्शन 2A प्रोडक्ट बना रहा है 4B प्लस C इन गैस फेज the concentration of B is found to be increased by 5 into 10⁻³ mole per liter in 10 सेकेंड। आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B एंड द रेट ऑफ disappearance ऑफ A। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, और अगर नहीं बना तो फिर कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। ये वाला तो बन ही जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत आपको डाउट है तो देखिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो रेट कहलाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर ये जो दिया है कि B इज फाउंड टू बी इंक्रीज बाय इतना इन 10 सेकेंड, यानी कि आपको dV बाई dt दे दिया है कितना 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 10। अब तो बन जाएगा इस क्वेश्चन में dV बाई dt का वैल्यू ये होगा। अब इसको आप ट्राई करेंगे, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां से कुछ ग्राफ वगैरह हम देखते हैं। ग्राफ का नाम सुनते हैं बहुत सारा को परेशानी हो गया, तो परेशान नहीं होना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है। देखो यहाँ पे, तो सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई रिएक्टेंट है जो चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा, कंप्लीशन की ओर बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा विथ टाइम। यही चीज आपको रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम देखें तो इधर हमारे लिए टाइम है और इधर हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो इनिशियली रिएक्टेंट जब 0 होगा उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा। तो मान लेते हैं कि यहां कहीं मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे घटेगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे घटेगा और एक समय के बाद जो टाइम के साथ लीनियर चलने लगेगा। ये पूरी तरह से 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता। 99%, 99.5%, 98%,
समझ रहे हो ना। तो इसलिए पूरा ये यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर टच कर गया मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट के लिए देखें तो इधर तुम्हारे लिए टाइम है और इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। अब जरा समझो कि जब टाइम जीरो था, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, उस समय प्रोडक्ट क्या था, जीरो था, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, जीरो ऑलमोस्ट। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, ये भी लिनियरली बढ़ेगा और एक समय के बाद ये भी क्या चलने लगेगा, लीनियर चलने लगेगा। बात समझ में आया। अब तुम चाहो तो दोनों को एक साथ दिखा सकते हो, चाहो तो दोनों को एक साथ दिखा सकते हो। इधर टाइम, ये जो होगा तुम्हारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा और ये जो होगा तुम्हारा किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा। ये किसके लिए है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का और ये कॉन्सेंट्रेशन है किसका, प्रोडक्ट का। हम इस दोनों को क्या किए, एक साथ दिखा दिए। चलो इसको पॉज करके नोट करो जल्दी से। चलो हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ जो होगा आपको क्वेश्चन, अच्छा हाँ, अगर हम इसका स्लोप कहें, इसका स्लोप, तो स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप किसी भी ग्राफ का क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यही है परपेंडिकुलर और यही है बेस। तो स्लोप अगर यहाँ पे लिखना है तो dr बाई dt लिख सकता है, या डेल्टा r अपॉन डेल्टा t लिख सकता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर स्लोप कहे लिखने के लिए, तो स्लोप एक बार फिर से क्या होगा, tan थीटा। और tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे लिख सकता है तुम dp बाई dt, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p, इस तरह से। हाँ चलो ठीक है। और या तुमको इसको स्लोप को लिख सकता है और क्या, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p अपॉन डेल्टा t, यहाँ पे डेल्टा r हो जाएगा। तो स्लोप जब भी लिखना होगा तो आपका लिखना होगा tan थीटा, और tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। चलो जैसे कि हम थोड़ा सा और तुमको समझाएं, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। अगर हम तुमको फिर से समझाएं, मान लो कि कोई रिएक्शन लेते हैं, A प्लस B प्रोडक्ट बना रहा है C। अब यहाँ पे हम कहें कि A का रिप्रेजेंटेशन दिखाओ टाइम के साथ, तो A का रिप्रेजेंटेशन दिखाओ टाइम के साथ। तो देखो यहाँ पे इधर तुम्हारा क्या हुआ, टाइम, और इधर जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अब A के बारे में सोचो, रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट, तो A रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन शुरू में मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो घटेगा, कुछ इस तरीके से। हम कहें कि यहां तुम B को रिप्रेजेंट करो, तो B को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इधर तुम्हारा टाइम हो गया और इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। B भी रिएक्टेंट है, तो इसका भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो B का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। अब हम कहें कि नहीं चलो C को भी रिप्रेजेंट करो, तो C को रिप्रेजेंट करना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, इधर क्या लेना है, टाइम। अब C क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली क्या होगा, जीरो, जैसे जैसे समय बढ़ेगा आगे की तरफ बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट का ये होगा कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे अगर किसी ने कहा कि स्लोप बताओ तीनों जगह, क्या बता दो, स्लोप। तो स्लोप बताना बड़ा आसान है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकता है, dA बाई dt। यहाँ पे स्लोप, तो स्लोप tan थीटा क्या लिख सकता है, dB बाई dt। यहाँ पे स्लोप यानी कि tan थीटा क्या लिख सकता है, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे लिख सकता है dC बाई dt, लिख सकता है इस तरीके से। हाँ, स्लोप के लिए क्या, स्लोप का मतलब क्या समझ रहे हो, तो जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे जो होगा एक स्लोप खींचो। अब जो होगा ये थीटा होगा, लेकिन थीटा ये वाला सेलेक्ट मत करना। जैसे यहाँ पर कोई पूछे कि थीटा का क्या वैल्यू होगा, तो ये थीटा मत पुट करना, थीटा यहाँ पे ये पुट करना, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर किसी ने कहा कि स्लोप क्या होगा, तो यहाँ पे मान लो थोड़ा सा हम इसको, यहाँ पे मान लो कि कुछ इस पॉइंट पे जो होगा मान लेते हैं कि कट किया, तो यहाँ पे स्लोप ये वाला होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा। तो स्लोप जब भी लेना, यानी कि थीटा जब भी लेना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाला थीटा नहीं लिए, क्योंकि ये लिए तो क्लॉकवाइज हुआ और ये लिए तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी मान लेते हैं, अगर हमको किसी ने कहा कि थीटा लेना है, तो ये थीटा मत लेना,
ये थीटा होगा तुम्हारे लिए, ये वाला। उसी तरीके से यहां पर ये थीटा नहीं होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज हो गया, थीटा तुम्हारे लिए ये होगा। अब इस पे एक आध क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं, जो डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे कि फॉर रिएक्शन 2A प्लस 3B प्रोडक्ट बना रहा है C, कैलकुलेट फॉर रिएक्शन कैलकुलेट। पहला क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा कह रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। चलो ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस रिएक्शन के लिए ग्राफ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस ग्राफ के हेल्प से आपको रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना है और आपको दूसरा क्या डिसाइड करना है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ग्राफ क्या है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया है आपको। यहां पे रख दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इधर रखा गया है टाइम। अब कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है ग्राफ। ये टाइम 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये आपका 8 है। ये आपका क्या है, 8 है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले हम यहां पे स्लोप निकालें, क्योंकि ग्राफ से हमको क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप का मतलब क्या है, tan थीटा। अब यहां पर कोई एक पॉइंट पे तो कट कर नहीं रहा, दो पॉइंट पे कट कर रहा, तो tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी tan थीटा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो यहां पे y2 माइनस y1, देखो ये तुम्हारे लिए क्या है t1 और ये तुम्हारे लिए क्या है t2। तो t1 के करस्पॉन्डिंग ये हुआ तुम्हारे लिए क्या हुआ, x1, और ये जो हो गया t2 के करस्पॉन्डिंग ये हुआ x2। तो y2 कितना है 6 माइनस 8 अपॉन y1 4 माइनस x, मतलब x2 कितना है 4 माइनस 2, तो कितना मिला, 6 में से 8 गया तो -2 अपॉन 2 कितना मिला, -1। अब यहां पे जो स्लोप हो गया यानी कि जो tan थीटा हो गया उसका वैल्यू कितना मिला, -1 मिला। चलो ठीक है। अच्छा ये -1 किसके इक्वल होगा, ये -1 होगा किसके इक्वल, ये होगा dA बाई dt के इक्वल, या इस तरह से लिखो डेल्टा A बाई डेल्टा टी, क्योंकि ग्राफ जो है इंस्टेंटेनियस नहीं है, एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि एवरेज जो होता है दिए गए टाइम इंटरवल में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और इंस्टेंटेनियस होता है किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये टाइम इंटरवल दिया गया कि जब 2 से 4 मिनट हुआ या 2 से 4 सेकेंड हुआ, उतने में कितने कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हुआ। तो ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एवरेज के टर्म में लिखे हुए हैं। चलो ठीक है। तो फाइनली तुम्हें डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू कितना मिला, -1। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका मिला है, ए का मिला, तो ए के अनुसार क्या है -1/2 DA, यानी कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। पुट करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 1, यानी कितना हो गया 1/2। दूसरा रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। चलिए इसको नोट कर लो। रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है सी का, यहां लिख देते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कैसे निकालेगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो तुम्हें पता है बी का और निकालना है किसका, सी का। तो जिसका पता है और जिसका निकालना है इक्वल करो। तो dc बाई dt इक्वल टू 1/3 dv बाई dt। अब देखो यहां ध्यान से, ऑलरेडी इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मेरा कोफिशिएंट है, तो 1/3 इंटू dv बाई dt का वैल्यू तुम्हें कितना मिला था 1 -1/3। लेकिन ये प्रोडक्ट है तो माइनस के यहाँ पर सीधे क्या लगा दो, प्लस लगा दो। चलो क्लियर हो गया, मिटा दें इसको।
नहीं समझा है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरीके से। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इसमें न्यूमेरिकल है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फॉर रिएक्शन है N2 + 3H2, प्रोडक्ट बना रहा है 2NH3। सोए तो नहीं हो, जगे हो ना? चलो ठीक है। यहां पर कुछ ग्राफ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 दे दिया है तुम्हें, और ये ग्राफ जो होगा तुम्हें कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे टाइम जो होगा 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। अब यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है सबसे पहले बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन तो -d N2/dt, या डेल्टा से लिखो क्योंकि एवरेज है, डेल्टा t इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2/डेल्टा t इक्वल टू +1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा t। ये हो गया रिएक्शन के अनुसार। अब इसमें से किसका निकाला जा सकता है? तो हाइड्रोजन का दिया है, हाइड्रोजन के टर्म में, तो इससे निकाला जा सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन -1/3 डेल्टा H2/डेल्टा t, और -1/3 डेल्टा H2/डेल्टा t। क्या tan थीटा दिखाई दे रहा है? ये परपेंडिकुलर और ये क्या हुआ? बेस। तो tan थीटा क्या होता है? स्लोप, और स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब डेल्टा H2 का मतलब क्या हुआ? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। तो पहले शुरू में जब टाइम T1 था उस समय कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 9, और टाइम जब T2 है उस समय कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 6। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 6 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 9 अपॉन फाइनल टाइम कितना है? 10, इनिशियल कितना है? 8। अब देखो -1/3 इंटू 6 में से 9 हो गया, -3, 10 में से 2, माइनस माइनस अपने आप क्या हो गया? प्लस। 3 से 3 कैंसिल, कितना मिला? 1/2 मिला। क्लियर हो गया बात? अब तुमसे मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो बस एंड बराबर कर दो। तो क्या लिखता? डेल्टा NH3/डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा NH3/डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा H2/डेल्टा t। लेकिन NH3 में देखो क्या मल्टीप्लाई होगा? 1/2, देखो है ना, और H2 में कितना? 1/3। लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए, अपीयरेंस ऑफ NH3। तो 1/2 को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा NH3/डेल्टा t इक्वल टू 2/3 इंटू डेल्टा H2/डेल्टा t, और 2/3 इंटू डेल्टा H2/डेल्टा t क्या है? tan थीटा। tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है? 9 में से 6 गया, कितना हो रहा है? 3। और चेंज इन टाइम कितना हो रहा है? 8 में से 10 गया, 2। चलो कट कर कितना मिलेगा? 1। उसी तरीके से मान लेते हैं, तुमसे कहता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, तो निकल जाता। जिसका निकालना है, जिसका दिया है, उसको क्या करो? इक्वल करो। जल्दी से नोट करो इसको। चलो बस, हाँ भाई हो गया, परेशानी हो गया। चलते चलते बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो कि फॉर रिएक्शन 2A + 3B प्रोडक्ट बना रहा है C। एक रिएक्शन है, कुछ इस तरीके से दिया गया है, और ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इधर जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है, इधर जो होगा टाइम। अब यहां पर इस पॉइंट पे टाइम जो होगा मान लेते हैं कि 3 सेकेंड पे। तो पूछ रहा है फॉर रिएक्शन एट 3 सेकेंड फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। और ये मान लो कि तुमको दे दिया गया है और कितना
मान लो कि ये तुम्हारा सपोज करो कि 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री। तो सबसे पहले देखो कि इस रिएक्शन को देखकर रेट अगर लिखे हैं ROR तो क्या लिखेगा? -1/2 dA/dt। अच्छा ये क्या एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? तो ये इंस्टेंटेनियस है, एक समय पे पूछा है, पार्टिकुलर किसी एक इंस्टेंट पे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन। इसके पहले इंटरवल दे रहा था, 2 टाइम के बीच का पूछ रहा था, इस समय किसी एक टाइम पे पूछ रहा है तो ये इंस्टेंटेनियस हुआ, और 2 टाइम इंटरवल के बीच पूछे तो एवरेज हुआ। तो इंस्टेंटेनियस टाइप का लिखते हैं इक्वल टू -1/3 dB/dt इक्वल टू प्लस dC/dt। अब सोचो कि dB का वैल्यू दिया है, यानी b के टर्म में ग्राफ है, तो इसी से निकलेगा, तो dB/dt लिखो। तो dB बाय, सबसे पहले यहाँ पे अगर हमसे कहा जाए कि स्लोप, तो स्लोप का मतलब यहाँ पे tan थीटा, और tan थीटा कितना होगा? तो tan थीटा 30 डिग्री ले या ऐसे घुमा कर ले, तो थीटा हमारे लिए बोले थे ना एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक वाइज नहीं, एंटी क्लॉक ऐसे लेना है। तो एक्चुअल में थीटा हमारे लिए 150 डिग्री होगा। तो tan थीटा का मतलब हुआ tan 150 डिग्री, और tan 150 कितना होता है? शायद -1/√3 होता है। ये कंफर्म कर लेना, हमको ध्यान में नहीं है एग्जैक्ट। तो tan 150 शायद -1/√3 होगा। तो यहां से जो होगा स्लोप जो मिला तुमको वो मिला -1/√3। अच्छा स्लोप क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि dB/dt का वैल्यू -1/√3। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या? -1/3 dB/dt। अब देखो यहां से -1/3 इंटू dB/dt का वैल्यू यानी स्लोप था -1/√3, यानी कि 1/3√3। अब यहीं पे कहता तुमसे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बताओ, तो इसको और इसको इक्वल कर देते। dB/dt का वैल्यू तुम्हें पता है, dB/dt कितना है? -1/√3। तो यहाँ पे -1/√3 पुट करता, इसका वैल्यू निकल जाता, या इस दोनों को कंपेयर करेगा तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। बहुत जल्द हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और हाँ, सभी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और आपका सिलेबस काफी स्पीडली अब चलने वाला है, इसलिए आप टेंशन मत लेंगे। ऑल द बेस्ट।